गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग मैकेनिक्स का हमारा थर्ड लेक्चर है और इस थर्ड लेक्चर में हम लोग आज हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज मूवमेंट ऑफ अ फोर्स। यानी कि भाई ये फोर्स का मूवमेंट क्या होता है, ये फोर्स का मूवमेंट क्या मतलब है, इस मूवमेंट ये मूवमेंट सब जब भी आएगा मैकेनिक्स में तो हम क्या समझें, क्या तात्पर्य निकालें, क्या इसका मीनिंग निकालें, ये सब चीजें हमको पढ़नी है। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट ऑन द बॉडी। वो इफेक्ट हो सकते हैं रोटेशन, किसी बिंदु के अबाउट कोई बॉडी घूम भी सकती है, बल लगाने पर, फोर्स लगाने पर बॉडी चल भी सकती है यानी कि ट्रांसलेटरी इफेक्ट, बॉडी चलते हुए घूम भी सकती है यानी कि जनरल प्लेन मोशन। ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। हमारी जो पढ़ाई होगी फिलहाल वो रिजिड बॉडी पर होगी, यानी कि एक बॉडी जिसका शेप और साइज बिगड़ता नहीं है फोर्स लगाने पर। फिलहाल जो इंजीनियरिंग टॉपिक्स के, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के जो स्टार्टिंग चैप्टर्स हैं वो रिजिड बॉडी पर आधारित है। ये चीज हम लोगों ने देखी थी। फिर कल हम लोगों ने फोर्स सिस्टम देखा था सेकंड लेक्चर में, मतलब कोप्लेनर सिस्टम, यानी कि सारे फोर्सेस एक प्लेन में होंगे, कौन एक बिंदु पर इकट्ठा हो सकते हैं, कॉन्करेंट एक बिंदु पर नहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं, पैरेलल भी हो सकते हैं। ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। और कोप्लेनर मैंने बताया था प्लेन से वास्ता रखता है यानी कि टू डायमेंशन। ये सब चीजें हम लोगों ने लेक्चर नंबर 2 में कवर करी थी। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है मूवमेंट ऑफ अ फोर्स। तो जब भी ये शब्द बेटा मूवमेंट ऑफ अ फोर्स आए तो आप समझ लीजिएगा कि इसका वास्ता रोटेशन से है, यानी कि बॉडी पर जब भी फोर्स लगेगा उस फोर्स की वजह से किसी पॉइंट के अबाउट, एक एक्सिस के अबाउट बॉडी घूम रही है, तो समझ लीजिए सीधा सीधा एक नाम अनिवार्य आएगा ही आएगा, दैट इज कॉल्ड मूवमेंट ऑफ अ फोर्स। तो अगर हम मूवमेंट ऑफ अ फोर्स को सिंपली अगर कोई पूछेगा इसको परिभाषित कर दीजिए या इसके बारे में एक वाक्य लिख दीजिए, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि इट इज अ मेजर, मेजर मतलब नाप, ठीक है, इट इज अ मेजर ऑफ द रोटेशनल टेंडेंसी, इट इज अ मेजर ऑफ द रोटेशनल टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी। किसी बॉडी की घूमने की प्रवृत्ति को नापेगा, किसी, इट इज अ मेजर ऑफ द रोटेशनल टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू अ फोर्स। किसी फोर्स की वजह से किसी बॉडी की जो घूमने की जो प्रवृत्ति होगी, टेंडेंसी होगी, उसको जो नाप के बताएगा दैट इज कॉल्ड मूवमेंट। जैसा इसका डेफिनेशन है कि यहां पर एक वर्ड आया है मेजर, यानी कि नापेगा। नापेगा मतलब इसकी वैल्यू बताएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू बताएगा। भाई आपने कहा कि बॉडी किसी बिंदु के बाद घूम रही है, तो उसका कोई नाप है, कोई बॉडी तेजी से घूम रही है, कोई कम तेजी से घूम रही है, या कोई बड़ा घूम रही है, बड़ा सर्कल लेके घूम रही है या छोटा सर्कल लेके घूम रही है, तो क्या उसका कोई नाप है, क्या उसका कोई मेजर है? हाँ भाई, उसी मेजर के लिए तो है ये मूवमेंट। तो यानी कि मूवमेंट का डेफिनेटली कोई ना कोई हमारा मैथमेटिकल फॉर्मूला जरूर जरूर और जरूर होगा, ये बात तो बिल्कुल तय है। तो मूवमेंट को अगर हम समझे, मान के चलिए यहां पर हमने एक पिन लगा दिया और एक बॉडी को इसके द्वारा हमने अटैच कर दिया, ठीक है। इसके कोने पर हमने बेटा एक फोर्स लगाया दैट इज एफ, और इस पिन से इस फोर्स की या इस सेंटर से, इस सेंटर को O मान लेते हैं, यहां से जो इसकी डिस्टेंस है उसको हम लोग D मान लेते हैं, यानी कि इस फोर्स से इस सेंटर की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मतलब ज्यादा अच्छा है लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहना चाहिए, वो है D। तो चूंकि यहां पर पिन लगा हुआ है तो यानी कि इसके पास लचीलापन है, तो इसके सहारे ये पूरी बॉडी जो है वो घूम सकती है। तो ये बॉडी मान के चलिए इस तरीके से घूम गई, यानी कि जब वो घूमेगी तो डेफिनेटली एक सर्कल बनाएगी, डेफिनेटली ये क्या बनाएगी, एक सर्कल बनाएगी। जी देखिए, बॉडी पर फोर्स लगाएंगे तो बॉडी इस तरीके से घूमती चली जाएगी, यानी कि एक सर्कल इस तरीके से जनरेट होगा, सर्कल पैदा होगा। तो मूवमेंट अगर हमको डिफाइन करना तो मूवमेंट को हम लोग m से डिनोट करेंगे, ओके, मूवमेंट को। और मूवमेंट हमेशा ऐसे लिखा जाएगा जैसे हमने यहां पर लिखा है mo, यानी कि ये बहुत जरूरी है कि किस पॉइंट के अबाउट हमारी जो बॉडी है वो घूम रही है। तो जिस पॉइंट के अबाउट भी घूम रही है उसको हम लोगों को यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, mo। जैसे हमने o लिखा है, यानी कि इस o पॉइंट के अबाउट ये बॉडी जो है वो घूम रही है। और इस मूवमेंट का फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस मूवमेंट का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। यानी कि इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लिया जाएगा दैट इज mo, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा f इनटू d। जैसे हम लोगों ने पहले से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिसाइड कर लिया था दैट इज d, मतलब इस पॉइंट की इस फोर्स से लंबवत दूरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली। तो मूवमेंट का फॉर्मूला फोर्स, सिंपल फॉर्मूला है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट, स्पेशल पॉइंट हम लोगों ने जो यहां पर लिया है दैट इज O, इस पॉइंट को एक और नाम से जानते हैं दैट इज कॉल्ड मूवमेंट सेंटर। इस पॉइंट को एक और नाम से जानते हैं दैट इज मूवमेंट सेंटर। बहुत आसान नाम है,
भाई जब ये घूमेगा तो ये सर्कल बनाएगा, यानी कि वृत्त बनाएगा, वृत्त बनाएगा तो केंद्र जरूर होगा, यानी कि सेंटर जरूर होगा। तो इसीलिए जिस पॉइंट के अबाउट हम लेते हैं उस पॉइंट को हम लोग मूवमेंट सेंटर कहते हैं। तो जब भी मूवमेंट लिया जाएगा तो एक शब्द और आएगा, दैट इज अबाउट। भाई आप किस पॉइंट के अबाउट वो बल को घुमाना चाहते हैं या किस पॉइंट को केंद्र मानते हुए घुमाएंगे, तो आपके पास आएगा मूवमेंट, यानी कि ऐसा आएगा मूवमेंट इज टेकन अबाउट ए, मूवमेंट इज टेकन अबाउट बी, मूवमेंट इज टेकन अबाउट सी। किस पॉइंट के अबाउट घुमाना चाहते हैं, अबाउट वर्ड जरूर आएगा, और उस पॉइंट को मूवमेंट सेंटर भी कहते हैं। यानी कि ये जो ओ फिलहाल हमारा पॉइंट ओ है, दिस इज कॉल्ड मूवमेंट सेंटर। ये जो डी है, यानी कि जो हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, जो हमारी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको बेटा हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट इज मूवमेंट आर्म। क्योंकि कभी-कभी ये टेक्निकल वर्ड अगर आ जाए कि यार मूवमेंट आर्म लिख दिया तो आप समझ ही नहीं पाओगे। भाई वो जो लंबवत दूरी है उस बल की उस बिंदु से, उसी को ही मूवमेंट आर्म कहते हैं। मूवमेंट आर्म, आर्म का मतलब है आपका ये हाथ पूरा, ये भुजा इस तरीके से, ये पूरा यहां से यहां तक है, ये इसको हम लोग कहते हैं मूवमेंट आर्म। तो चूंकि देखिए इतना मूवमेंट लेके, इतना मूवमेंट, इतना आर्म लेके ये चीज ऐसे घूम रही है, इतना आर्म लेके ये चीज इस तरीके से घूम रही है, इसीलिए इसका नाम मूवमेंट आर्म है। आप सोचोगे आर्म कहां से शब्द आ गया भुजा, तो आप ये पकड़ लीजिए। अगर आपको जैसे यहीं पर खड़े खड़े मुझे कोई सर्कल बनाना हो तो मैं अपने हाथ में मान के थोड़ा चूना ले लूं, बैठ जाऊं, थोड़ा जब खड़े होकर तो इधर उधर हो जाएगा, बैठ जाऊं और उसको चूने को फिर धीरे धीरे अगर मैं थोड़ा थोड़ा करके रिलीज करूं और बिल्कुल अपनी ही एक्सिस के अबाउट इस तरीके से घूमूं तो डेफिनेटली सर्कल बन जाएगा। इसीलिए इसका नाम जो है दैट इज मूवमेंट आर्म भी। ठीक है, ओके। उसके बाद बात आती है कि भैया यूनिट बहुत सिंपल है मूवमेंट की। देखिए फोर्स की यूनिट दुनिया जानती है भाई, न्यूटन, और डी सभी लोग जानते हैं, दैट इज मीटर, यानी कि दूरी है मीटर, यानी कि इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो न्यूटन मीटर हो जाएगी। अब इन सब के साथ एक और चीज बहुत जरूरी है, दैट इज वो बॉडी जो वो रोटेशन कैसा हो रहा है, रोटेशन मतलब बॉडी किस तरीके से घूम रही है। या तो बॉडी क्लॉकवाइज घूमेगी, घड़ी के हिसाब से घूमेगी, या तो बॉडी घड़ी के हिसाब से घूमेगी, या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। या तो बॉडी घड़ी के हिसाब से घूमेगी या घड़ी के विपरीत घूमेगी। तो घड़ी के हिसाब से क्लॉकवाइज और घड़ी के विपरीत एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब सिंपल आप समझ ही रहे हैं, इस तरीके से होगा घड़ी के हिसाब से, और एंटी क्लॉकवाइज का सिंबल इस तरीके से होगा। जैसे जैसे इस केस में देखिए, इस पॉइंट के अबाउट ये फोर्स इस तरीके से घूमने मतलब घुमाने की प्रवृत्ति रख रहा है, तो यानी कि यहां पर हो जाएगा आपका क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज का एक केस देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक बॉडी है, एंटी क्लॉकवाइज का केस देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक बॉडी है और यहां पर हमारा एक पॉइंट है दैट इज ए, ठीक है, और एक फोर्स हम यहां पर लगाते हैं फॉर एग्जांपल 20 न्यूटन का, और ये दूरी है मान के चलते हैं 3 मीटर। ठीक है, 20 यहां पर 20 न्यूटन है और ये दूरी कितनी है बेटा, ये दूरी है 3 मीटर। तो अगर हमसे कोई पूछे कि भैया हमको ए के अबाउट मूवमेंट लेना है, यानी कि ए बिंदु के अबाउट इस ये बल घूमेगा यानी कि बॉडी को घुमाएगा, तो इसका मतलब है यहां पर मूवमेंट की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो मूवमेंट की वैल्यू तो बहुत सिंपल हो जाएगी, 20 into 3 दैट इज इक्वल टू कितना 60, क्योंकि 20 ये है और ए से ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा कोने पर ही पॉइंट हो, कहीं बीच में भी पॉइंट हो सकता है, तो बीच वाले पॉइंट के अबाउट भी चीजों को आप घुमा सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ए के अबाउट जब हम मूवमेंट लेंगे तो वो 20 into 3 दैट इज इक्वल टू 60। लेकिन आप देखिए अगर इस बिंदु के अबाउट ये बल का जो तीर है वो नीचे की तरफ है, तो अगर हम इसको घुमाएंगे तो वो इस तरीके से घूमेगा, इस तरीके से घूमेगा, यानी कि आपका हो जाएगा इस तरीके से, हिसाब किताब इस तरीके से हो जाएगा, और वो हो जाएगा आपका दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब आप समझ गए, तो आपको ध्यान से देखना है। अभी इसी केस में अभी एक और केस देखते हैं, मान के चलिए फॉर एग्जांपल यहां पर देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब इसी केस को देख लीजिए, मान के चलिए ये सिचुएशन है यहां पर, और इस सिचुएशन पर यहां पर पॉइंट है ए, लेकिन फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, वही 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और वही डिस्टेंस 3 मीटर है, यानी कि इस पॉइंट ए से इस फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 मीटर है। तो इस पॉइंट के अबाउट ये 20 न्यूटन इस तरीके से घूमेगा, यानी कि क्लॉकवाइज घूमेगा, यानी कि मूवमेंट अबाउट ए वो तो वैल्यू तो वही होगी 60 न्यूटन मीटर, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वो घूमेगा क्लॉकवाइज। आप जब भी न्यूमेरिकल करेंगे अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में गलती करें तो साइन की गलती होगी, प्लस माइनस की गलती होगी, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है कि भैया वो क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। फिर बात आती है कि भाई साइन की किसको हम प्लस लें किसको हम माइनस लें। देखिए अब अलग अलग जगह अलग अलग लोग चीजें लेके चलते हैं, कई किताबों में हमें देखा स्टैंडर्ड बुक्स में
फॉरेन जो बाहर के विदेशों के जो राइटर्स हैं उन्होंने लिखे तो वो एंटी क्लॉकवाइज को प्लस ले लेते हैं और क्लॉकवाइज को माइनस ले लेते हैं। कुछ और लोगों ने, कुछ और अच्छे लोगों ने भी क्लॉकवाइज को प्लस लिया है, एंटी क्लॉकवाइज को माइनस लिया है। भैया इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पहले से अपने दिमाग में रख लीजिए कि मुझे किस चीज को पॉजिटिव लेना है और किस चीज को नेगेटिव लेना है। ऐसा कोई रूल है नहीं, आपकी पूरी मैकेनिक्स आप अपने एक डायरेक्शन को पकड़ के ही प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, माना कि ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई एक्सिस है, मानते हैं जैसा दिखता है भाई, आज हम अगर नीचे की तरफ वाई एक्सिस है उसको अगर हम वैसे तो वो नेगेटिव होती है इन जनरल अगर हमारे दिमाग में जो फिट होता है, लेकिन आज हम अगर नीचे की तरफ वाई एक्सिस को पॉजिटिव लें तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी। इसका मतलब है आपके ऊपर आप जो लेना चाहते हैं, फिलहाल जो मैं लेता हूं वो मैं ये लेता हूं कि जो क्लॉकवाइज है घड़ी के हिसाब से भैया पॉजिटिव और घड़ी के विपरीत दैट इज इक्वल टू नेगेटिव। ओके, तो ये पूरी कहानी है मोमेंट की, यानी मोमेंट किसी बिंदु के अबाउट लिया जाता है उसको मोमेंट सेंटर भी कहते हैं। उस फोर्स से उस बिंदु की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको एक और नाम से जानते हैं, दैट इज मोमेंट आर्म। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यूनिट न्यूटन मीटर। घूमने का तरीका क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी होता है। बस आपको कुछ नहीं करना है, बिंदु को देखना है और उस फोर्स के टिप को उसके अबाउट घुमा देना है। बिंदु को देखना है, फोर्स को उस टिप के अबाउट घुमा देना है, तो आपको बड़े आराम से पता चल जाएगा कि दैट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है मूवमेंट को लेके, एक स्पेशल पॉइंट है। तो मान के चलो कभी आपके क्वेश्चन आ गया या है, अभी तो वैसे थ्योरेटिकली चल रहा है, बाद में न्यूमेरिकल से थोड़ा समय बाद अभी हमको और लगेगा करने में। मान के चलते क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, ठीक है, एक फोर्स लग रहा है, मान के चलो इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, मान चलो ये बॉडी, चलिए बॉडी बना देते हैं, मान चलो ये बॉडी है इस तरीके से, एक फोर्स लग रहा है फॉर एग्जांपल 50 न्यूटन का, चलिए फोर्स लग रहा है। इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन को हम आगे बढ़ा देते हैं इस तरीके से, इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन को आगे बढ़ा देते हैं और इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन को पीछे बढ़ा देते हैं। ये मैंने पहले ही बताया था, दिस इज नोन एज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, दिस इज नोन एज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स दोनों तरफ चलती है ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ओके, मान के चलते हैं यहां पर कोई पॉइंट ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल पॉइंट ले लिया हमने ए, पॉइंट ले लिया बी, और यहां पर भी मैंने पॉइंट जिक्र कर दिया दैट इज सी। अब जो फोर्स लग रहा है वो इसी जगह पर लग रहा है, बॉडी की इसी जगह पर, जहां पर तीर का निशान है, समझ लीजिए उसी बिंदु पर फोर्स लग रहा है। आप चाहें तो उस पॉइंट को नाम भी दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट को नाम दिया मैंने ए। ओ से ए तक की डिस्टेंस मान के चलते हैं 2 मीटर है, और ए से बी तक की डिस्टेंस को मान के चलो मैंने 1 मीटर कर दिया, और जहां पर ये पॉइंट लग रहा है वो वहां से वहां तक की डिस्टेंस को मैंने 5 मीटर कर लिया। तो एक रिजिड बॉडी हमने ले लिया बेटा, उस रिजिड बॉडी के वो एक स्पेशल पॉइंट है, उस स्पेशल पॉइंट पर एक 50 न्यूटन का फोर्स इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, अच्छा लग रहा है, उसकी लाइन ऑफ एक्शन कुछ आगे पीछे बढ़ा दी गई है, और एक पॉइंट यहां पर है ए, एक पॉइंट बी है, और ए पॉइंट इतनी दूरी पर है, बी पॉइंट उस ओ से 3 मीटर की दूरी पर है, और सी पॉइंट इधर की तरफ है। तो आपसे किसी ने पूछा कि जरा ये कैलकुलेट करके बताओ कि एम ए कितना होगा, कॉमा एम बी कितना होगा, कॉमा और एम सी कितना होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन किसी ने पूछा तो बच्चों के दिमाग में आएगा सर फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है फॉर्मूला, लगा दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है। फोर्स का मान 50 न्यूटन है, ए जो है वो 50 न्यूटन से 2 मीटर की दूरी पर, तो 50 गुने 100 हो गया। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब कोई पूछेगा सर बी का मोमेंट निकालना है, तो बी से 50 न्यूटन की दूरी नाप लीजिए, तो बी से 50 न्यूटन की दूरी 2 और 1 3 हो गए, तो 50 × 3 यानी कि 150 हो गया, यानी कि 150 हो गया। फिर कोई पूछेगा सर सी के अबाउट यदि हम घुमाना चाहते हैं तो सी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 50 न्यूटन की 5 मीटर आपने पहले लिख दिया सर, तो 50 × 5 दैट इज इक्वल टू 250 न्यूटन। सर ये है आंसर, पहले का 100 न्यूटन मीटर, दूसरे का 150 न्यूटन मीटर, तीसरे का 250 न्यूटन मीटर। तुरंत जवाब दे दिया नहीं, आपको ये डिस्टेंस यहां पर दी है, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी है, ताकि आप गलती करें, ताकि आप गड़बड़ करें। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, सिर्फ गड़बड़ करने के लिए। ये जो 2 मीटर या फिर इसकी 3 मीटर या फिर जो 5 मीटर है, ये डिस्टेंस तो है, लेकिन ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। जब भी आप मूवमेंट का कैलकुलेशंस करते हैं, आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यानी कि अगर आप इस ए के अबाउट मूवमेंट निकालना चाहें, तो क्या ये जो दूरी 2 मीटर है, लंबवत दूरी या परपेंडिकुलर डिस्टेंस है या नहीं है? ये बिल्कुल भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। आपको पूछेगा सर हम कैसे फील कैसे करें परपेंडिकुलर डिस्टेंस? ठीक है, मान के चलते ये थी लाइन ऑफ एक्शन, ये पॉइंट था ए,
ठीक है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन में ही ये 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अगर मान के चलो ये 50 न्यूटन का फोर्स यहां ना लग के यहां लग रहा होता, जैसे इस तरीके से 50 न्यूटन का फोर्स इस तरीके से लग रहा, थोड़ा सा हट के लग रहा होता, तो हम क्या करते, इस 50 न्यूटन की लाइन ऑफ एक्शन को आगे बढ़ा देते। तो 50 न्यूटन की लाइन ऑफ एक्शन को आगे बढ़ा देते तो थोड़ी देर के लिए आप इस फोर्स को यहां पर फील कर लीजिए, थोड़ी देर के लिए आप 50 न्यूटन के फोर्स को यहां पर आप फील कर लीजिए। तो यहां पर फील करेंगे, फिर A से उस पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी D। तभी तो ये जो फोर्स 50 न्यूटन है, इस 50 न्यूटन को हमने आगे बढ़ा दिया और यहां पर हम इसको फील कर लेते हैं 50 न्यूटन, ठीक है। और इस 50 न्यूटन को A के अबाउट घुमाएंगे तो अब इसका टिप पकड़ के ये A के अबाउट घूम सकता है, बिल्कुल घूम सकता है, A के अबाउट घूम के एक सर्कल इस तरीके से जनरेट कर सकता है। यानी कि सर्कल का जनरेशन बहुत जरूरी है, सर्कल जनरेट जरूर होना चाहिए, बनना जरूर चाहिए भाई, तभी मूवमेंट बनेगा। अब आप ये देखिए 50 न्यूटन का बल इसी की लाइन में है, तो भाई ये तो थोड़ा ऊपर होता तो घूम जाता, थोड़ा नीचे होता तो घूम जाता, एंटी क्लॉकवाइज घूम जाता, यानी कि उसके पास जगह ही नहीं है, यानी कि उसके पास रेडियस ही नहीं है। जो वो सर्कल का जो रेडियस है, जिसको हम लोग मूवमेंट आर्म कहते थे, वो सर्कल का रेडियस भी बन रहा था, मूवमेंट आर्म कहते, वो मूवमेंट आर्म ही नहीं है। और मूवमेंट आर्म ही हमारी जो मूवमेंट की जो भुजा है वही हमारी लंबवत दूरी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसका मतलब है आप ये देखिए 50 न्यूटन को आप A के अबाउट घुमा ही नहीं पाएंगे क्योंकि आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। इसी तरीके से 50 न्यूटन को आप B के अबाउट भी नहीं घुमाएंगे क्योंकि आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। इस 50 न्यूटन को C के अबाउट भी नहीं घुमा सकते क्योंकि आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। इस 50 न्यूटन को अगर O के अबाउट भी घुमाना हो, जहां पर लग रहा है, तब भी नहीं घुमा पाएंगे क्योंकि आपके पास घूमने के लिए जगह नहीं है भाई, घूमने के लिए आपके पास सर्कल नहीं है। यानी कि फोर्स तो है बट वो जो मूवमेंट आर्म है, मूवमेंट भुजा है, मूवमेंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो गायब है। इसका मतलब है कि देयर शुड बी सम परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देयर शुड बी सम मूवमेंट आर्म, देयर शुड बी सम लेंथ, कुछ रेडियस होना चाहिए घूमने के लिए। कैसा घूम रहा है वो तो बात की बात है, वो तो आपको पता चल जाता है क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो इस तरीके से आपको बात ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। इसका मतलब है कि हम ये बात सीधे से ये कह देते हैं कि भाई A के अबाउट जो मूवमेंट होगा वो जीरो होगा, B के अबाउट भी मूवमेंट होगा वो जीरो होगा, C के अबाउट भी मूवमेंट जीरो होगा और आपकी इस जो O पॉइंट है इसके अबाउट भी मूवमेंट जीरो होगा। यानी कि जितने भी पॉइंट पढ़ रहे हैं इसको, मतलब इस क्वेश्चन को देख के क्या निष्कर्ष निकला, इस क्वेश्चन से हमें क्या कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन यही निकला कि अगर किसी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन में कितने भी पॉइंट्स हो, हम एक और पॉइंट कंसीडर कर लें, चलिए एक और पॉइंट कंसीडर कर लें D। तो इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन में जितने भी पॉइंट्स होंगे, जितने भी पॉइंट्स होंगे A B C D O C जो भी हैं, इवन कि वो भी जहां पर फोर्स लग रहा है, वो सारे फोर्स उसकी लाइन ऑफ एक्शन में होंगे। अगर उन सारे फोर्सेस को ही मोमेंट सेंटर मानेंगे, मोमेंट सेंटर मतलब उनके अबाउट घुमाना चाहते हैं, मोमेंट लेना चाहते हैं, तो भाई आप मोमेंट ले ही नहीं पाएंगे, यानी कि मोमेंट की वैल्यू जो होगी वो जीरो होगी, क्योंकि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो जीरो है। अगर आपको फील करना है, हल्का ये इसको हल्का सा ऊपर ले जाइए, हल्का सा ये फोर्स को यहां ले जाइए तो एक सर्कल बन जाएगा, थोड़ा फोर्स को और नजदीक लाइए तो छोटा सर्कल बनेगा, थोड़ा और लाइए छोटा, जैसे ही वो उसके लाइन में आएगा तो उसके बाद जगह ही नहीं मिलेगी घूमने को, यानी कि वो घूम नहीं पाएगा, यानी कि मूवमेंट नहीं बना पाएगा। तो हमारा निष्कर्ष क्या निकला? इफ द मूवमेंट सेंटर, मतलब हमारा निष्कर्ष क्या निकला इस पढ़ाई के बाद? इफ द मूवमेंट सेंटर इज इन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, यदि मूवमेंट सेंटर फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन में ही हो, if the moment center is in the line of action of force, then moment of force is zero, then moment of force is zero, तब इस फोर्सेस का जो मूवमेंट होगा वो जीरो हो जाएगा, यानी कि मूवमेंट बन ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये चीज है हमारा मूवमेंट के बारे में। चलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आज आपको एक और टॉपिक का देना चाहता हूं, दैट इज कपल। ओके, कपल के बारे में कुछ मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, बाकी डिटेल में हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो फिलहाल हम लोग पढ़ते हैं दैट इज कपल। तो यहाँ पर अगर कपल का मतलब तो जोड़ा होता है, भाई आप मैकेनिक्स पढ़ रहे कोई और जोड़ा ना समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर कपल ऑफ अ फोर्स यानी कि फोर्सेस का जोड़ा, इसके बारे में थोड़ा सा आज हम लोग स्टडी करते हैं। बाकी नेक्स्ट टर्न पे हम इसके कपल से क्या क्या चीजें हो सकती हैं, बॉडी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये चीज हम लोग नेक्स्ट टर्न पर करेंगे। तो कपल ऑफ अ फोर्स की खासियत ये होती है कि आप सबसे पहले डायग्राम, जैसे एक इधर और एक इधर, मान के चलते इसकी वैल्यू भी f, इसकी वैल्यू भी f, और इनके बीच की जो डिस्टेंस, या बेहतर कहें परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि दो लाइनें हैं,
दो लाइनें हैं, दो लाइनों के बीच में डिस्टेंस ये नहीं मानी जाएगी, दो लाइनों के बीच में यही जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, न्यूनतम डिस्टेंस है, यही उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस मानी जाएगी। ओके, तो कपल ऑफ ए फोर्स की यदि आपको डेफिनेशन लिखनी है तो आप ये कह सकते हैं इट इज अ सिस्टम। देखिए कल इट इज अ सिस्टम, भाई इसका नाम आपने सिस्टम क्यों रख दिया? मैंने पहले बताया था, कल ही बताया था, सिस्टम एक ऐसा शब्द है जिसमें एटलीस्ट दो होने चाहिए, दो पार्ट्स होने चाहिए, दो कंपोनेंट्स होने चाहिए, दो कंस्ट्रेंट होने चाहिए, एक अकेला को नहीं भैया कभी सिस्टम कहलाएगा। तो चूंकि यहां पर दो फोर्स है तो हम लोग सिस्टम कह सकते हैं। इट इज अ सिस्टम ऑफ, अब क्या खासियत है इसकी? इट इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल, इट इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो इक्वल और अपोजिट फोर्स होंगे। इक्वल का मतलब है दोनों का मान सेम, अपोजिट का मतलब है दोनों भाई एक दूसरे के विपरीत हैं। भाई एक उत्तर तो एक दक्षिण, एक उत्तर तो एक दक्षिण, एक पूरब तो एक पश्चिम, एक ऊपर तो एक नीचे, कुछ इस तरीके से सिचुएशन होती है। इट इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट, यानी कि दोनों के बीच में 180 डिग्री का पलटवार होगा, 180 डिग्री एक दूसरे से विपरीत होंगे। इट इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस सेपरेटेड बाय फिक्स्ड डिस्टेंस। और एक और बहुत चीज इंपॉर्टेंट है, उनके बीच की जो दूरी है वो बदल नहीं सकती भाई, वो क्या रहेगी? फिक्स रहेगी, वो फिक्स रहेगी। ये है कपल की डेफिनेशन। इट इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस सेपरेटेड बाय सम फिक्स्ड डिस्टेंस। ये है कपल की परिभाषा। चलिए अब भैया हम कपल क्यों पढ़ रहे हैं? अरे भाई फोर्स ही तो है ना भाई, आफ्टर ऑल तो फोर्स होंगे तो बॉडी पर लगेंगे, लेकिन जोड़े में लगेंगे, जहां जाएंगे भैया साथ जाएंगे, अलग नहीं हो सकते भाई। जैसे ट्रेन की पटरियां जो है वो दो हैं, एक ये थोड़ी कि एक होगी तो वो चल देंगे, हमेशा वो दोनों साथ साथ ही चलेंगी। वैसा ही कुछ इनके साथ है, जहां भी चलेंगे साथ ही चलेंगे, आप इसको अलग अलग नहीं कर सकते। ऐसा कुछ होता है हमारा कपल। जैसे मान के चलो फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई बोतल है, बोतल में ढक्कन लगा रहता है, गोल गोल के आकार का होता है, उसको आप खोल रहे हैं इस तरीके से, मान के चलो इस तरीके से खोल रहे हैं, तो इस तरीके से खोल रहे हैं, तो मान के चलो एक फोर्स यहां पर लगा F, इस तरीके से ऐसे खोल रहे हैं बेटा, तो एक फोर्स एक अंगूठे से मान चलो यहां लगा, और यहां पर 1.5 या 2 उंगलियों से एक फोर्स नीचे की तरफ। हम थोड़ी देर के लिए मान के चल रहे हैं कि दोनों फोर्स क्या हैं? सेम। तो समझ लीजिए कि ये एक एग्जांपल है कि जब भी आप किसी बोतल की कैप को ओपन कर रहे हैं या क्लोज कर रहे हैं, तो वहां पर आप कह सकते हैं कि कपल लग रहा है, यानी कि वो कपल का एग्जांपल है इस तरीके से ये चीज, ठीक है। और ये होगी इन दोनों के बीच की फिक्स दूरी, दैट इज d। अब आप समझ गए। अब जैसे मान के चलो बोतल की कैप इतने साइज की है, तो मैं उतने ही को तो पकड़ के खोलूंगा। अब बोतल का कैप का साइज इतना और मैं हाथ को फैला दे रहा हूं, तो क्या वो अपने आप कोई भूत थोड़ी है कि सिम खुल जा करके इस तरीके से खुल जाएगी? नहीं भैया। तो इसका मतलब है कि हमने यहाँ पर जो बात लिखी है कि भाई उनके बीच की डिस्टेंस, उन दोनों फोर्सेस के बीच की डिस्टेंस फिक्स क्यों होती है? भाई जितना उस पर्टिकुलर एग्जांपल है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में होगा, तो उन दोनों फोर्सेस के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? फिक्स होगी। ऐसा नहीं कि भाई अब मान के चलो बोतल की साइज बड़ा है और हम ऊपर से छोटा हाथ लगा दे रहे, तो क्या वो खुल जाएगा? जितना उसका साइज होगा उतना ही हमको ग्रिप पकड़ना पड़ेगा। यानी कि एक पर्टिकुलर एग्जांपल में, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आपके जो दूरी होगी बेटा वो फिक्स होगी। तो यानी कि ये एग्जांपल है ओपनिंग और क्लोजिंग द कैप मतलब ढक्कन, द कैप ऑफ अ बोतल। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द कपल। एक और एग्जांपल हम ऐसा ले सकते हैं, मान के जो गाड़ी की जो स्टीयरिंग होती है, गाड़ी के जो 4 पहिया वाहन है, उसमें जहां पर ड्राइवर या फिर जो भी चलाने वाला बैठा रहता है, वहां पर एक स्टीयरिंग होती है, ठीक है। स्टीयरिंग को पकड़ के इस तरीके से चलाते हैं और इधर घूमना, लेफ्ट घूमना, राइट घूमना, जहां भी आपको घूमना तो आप घुमाते हैं इस तरीके। तो सेम चीज है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है F बेटा, एक फोर्स ऐसे लग रहा है। जितना उसका पूरा व्यास होगा, जितना उसका पूरा डायमीटर होगा, समझ लीजिए वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। तो स्टीयरिंग ढक्कन से तो बड़ी ही साइज की होती है, तो यानी कि वहां पर आप देख रहे हैं कि उसकी अपनी डिस्टेंस है, यानी कि उस पर्टिकुलर स्टीयरिंग की डिस्टेंस है। अब मान के चलो कोई छोटी गाड़ी चला रहे हैं, हो सकता है उसकी स्टीयरिंग छोटी हो, कोई ट्रक चला रहे हैं, हो सकता है उसकी स्टीयरिंग बड़ी हो, लेकिन अब तो खैर बड़ी गाड़ियों की स्टीयरिंग का साइज छोटा ही आने लगा। पहले बड़े बसों में बड़ी स्टीयरिंग होती थी, तो यानी कि वहां पर उस पर्टिकुलर केस में उसका अपना साइज फिक्स है, आप और कोई साइज नहीं ले सकते। तो यानी कि हम कह सकते हैं फोर्सेस ऑन अ स्टीयरिंग ऑफ अ कार, ये भी एक एग्जांपल है, फोर्सेस ऑन अ स्टीयरिंग ऑफ अ कार या फिर बस, जो भी आप कहना चाहें कि दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ
कपल। तो ठीक है, तो कपल फोर्सेस का एक जोड़ा है जिसमें इक्वल और अपोजिट फोर्सेस होते हैं, उनके बीच की दूरी फिक्स होती है। और आप अपनी दैनिक जिंदगी में, अपनी आम जिंदगी में आपके पास बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं जो ये बताएंगे कि हाँ भाई कपल मौजूद है। तो ये तो आज की बात हो गई। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कपल, यानी कि कपल यदि बॉडी पर लगेगा तो वो क्या करेगा, क्या करेगा, मतलब क्या बॉडी को चलाएगा या बॉडी को घुमाएगा, इस बारे में देखेंगे। और अगर वो घुमाएगा तो क्या कुछ उसका फॉर्मूला बनेगा, क्या उसका मेथड, यानी कपल कभी लगेगा तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके कैलकुलेशंस कैसे करेंगे, ये चीज हम लोग नेक्स्ट टर्म पे यानी कि लेक्चर नंबर 4 में कल देखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।